गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दे देखिए। इसमें हम लोग देख रहे थे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें कि हमने आपको बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन में उसकी टाइप क्या होती है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन भाग लेता है। और ये भी समझाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एक एरो के द्वारा डिनोट करते हैं और एरो के जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में होता है यानी तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर बात की जाएगी, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, जिसको रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं हम लोग। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो राइट लेफ्ट साइड में होता है उसको कहा जाता है आर। आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, REACTENT, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, यानी जो अभिक्रिया को करने वाला हो। तो जो रिएक्शन को करने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और कहां होता है, लेफ्ट साइड में। और इधर जो राइट साइड में होता है इसको कहा जाता है पी। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और जब तक इधर लेफ्ट साइड वाले रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कोई केमिकल रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन जनरेट नहीं होगी तो उसमें हम लोग ये नहीं देख पाएंगे केमिकल चेंजेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन चीजों को देखने के लिए यहां पर लिखा गया है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबर कैसे किया जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद बराबर कैसे होंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो उन्हें बराबर किया जाता है। और उनको बराबर करने के लिए जो भी रिएक्टेंट की तरफ एलिमेंट मौजूद रहेंगे, एलिमेंट का मतलब तत्व मौजूद रहेंगे, जो भी एटम मौजूद रहेगा, जो परमाणु मौजूद रहेगा, और जो प्रोडक्ट की तरफ एलिमेंट या परमाणु या मौजूद रहेंगे, आपके आइटम मौजूद रहेंगे, तो इन दोनों को आपको बराबर करना है। और वही रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी केमिकल रिएक्शन। और उसको हम लोग बोलेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन जो है आपके पास, जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है या नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्टेंट और फिर क्या देखा जाता है, प्रोडक्ट। इन दोनों पर ध्यान देना है कि रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं और प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर देखिए, जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो एक तरफ हमने तत्व ले लिया, और जो तत्व है, तत्व में आप ये देखोगे कि अभिकारक अगर हमारे पास है, अभिकारक, और एक हमने आपसे कहा था कि उत्पाद होता है। यानी तत्व का मतलब आपने एलिमेंट कर दिया, यहां पर क्या कर दिया हमने, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट मौजूद है, और अभिकारक को R से लिख रहा हूं, मतलब रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट को मैंने P से लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट है और अभिकारक की तरफ कितना है, और प्रोडक्ट का मतलब कि उत्पाद की तरफ कितना है। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट की तरफ कितना है और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद की तरफ कितना है। तो इसको देख करके हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कभी भी, और इसके लिए मैंने बता भी रखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं, और कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर काम करती है, जिसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। जहां पर यह देखा गया है कि द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए, द्रव्यमान दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट है तो उसका जो मास होगा बैलेंस करने के बाद, संतुलित करने के बाद बराबर होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसका भी मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी वो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर काम नहीं करेगी, यानी द्रव्य की अविनाशिता के नियम पर काम नहीं करेगी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिसके लिए अब आपको क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। एग्जांपल के लेते हैं और देखिए हेडिंग डाल देंगे आप कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैंने बताया तीर का निशान तो आपको पता ही है, और आपको ये भी बता चुका हूं मैं कि केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप होते हैं। एडिशन बताया था, एडिशन का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट बताया गया था, जिसको कि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर सब्स्टिट्यूशन, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमने आपसे बताया था उभय अपघटन, जिसको कि डबल डिस्प्लेसमेंट या उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, जहां पर आयन एक्सचेंज हो रहे थे। फिर आपने देखा था डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसको कि वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, जो हीट और इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करती है। फिर मैंने आपसे बताया था कि जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है एक रिवर्जेबल रिएक्शन होती है, और जो डिकम्पोजिशन एक बताया था जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वो इररिवर्जेबल होती है। और आपने देखा था कि उत्क्रमणीय जो होता है उसका निशान इस तरह से आपका तैयार होता है, एक तरफ गर्म और एक तरफ क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम एक आध एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे। और इसमें एक और केमिकल रिएक्शन बची हुई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, उसको आगे बताएंगे अभी।
अब देखिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं Fe। एक बात और ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन बैलेंस तभी करिएगा, आपको पता होना चाहिए कि दो सब्सटेंस मिल करके क्या बनाने वाले हैं। जैसे अगर मैं लेता हूं एग्जांपल आयरन का, Fe का, तो आयरन का सिंबल आपको पता होना चाहिए Fe है। Fe जो होता है जब ये जल के संपर्क में जाता है, जल का मतलब H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बना के देता है Fe3O4 और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम आयरन की रिएक्शन जल के साथ करा रहे हैं तो आप यहां पर देख रहे होंगे क्या बन रहा है, Fe3O4 और प्लस H2 बन रहा है, यानी हाइड्रोजन बन रही है। हाइड्रोजन क्या हो रही है, गैस बन रही। तो आपको रिएक्शन को देखने से पता चल रहा होगा कि रिएक्शन किस टाइप की है। रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि जब आयरन जल के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ अभिक्रिया कर रहा, तो ये वाला हिस्सा हम कहेंगे, ये वाला हिस्सा किसका काम करेगा, रिएक्टेंट का यानी अभिकारक का काम करेगा, और ये वाला हिस्सा किसका काम करेगा, प्रोडक्ट का, यानी इसको उत्पाद बोला जाएगा। तो रिएक्टेंट की तरफ यानी अभिकारक की तरफ कौन कौन है, आयरन है और वाटर है, और प्रोडक्ट की तरफ कौन कौन है, Fe3O4 को बोला जाता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है एक्चुअली फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ये आपका होता है Fe3O4। तो अब आपके पास दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं है, यानी रिएक्शन हमारी संतुलित है कि नहीं। पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्शन के अंदर ये एग्जांपल किस रिएक्शन का है। आप देखिए यहां पर आयरन है और यहां पर जल है और यहां पर हाइड्रोजन हो गई बाहर। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि जो रिएक्शन आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि आयरन ने जल के साथ वाटर के साथ अभिक्रिया करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया, बाहर कर दिया। उस हाइड्रोजन को बाहर किया और इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के इसने क्या बना लिया, अपना ऑक्साइड बना लिया। इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन के अंदर हमारी जो रिएक्शन दिया गया है, इसके अंदर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस है कि नहीं है, यानी संतुलित है कि नहीं है। तो आप खुद देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट होगा आपका, ये एलिमेंट होगा। इसमें कौन कौन है, एलिमेंट 3 दिखाई देंगे आपको। पहला एलिमेंट दिखाई दे रहा, अगर हम बात करें एलिमेंट का मतलब तत्व की, तो एलिमेंट के अंदर कौन कौन दिखाई देगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन, 3 लोग दिखाई देंगे। या पहले आप आयरन को लिख लीजिए, पहले आप आयरन को लिख लीजिए, फिर हाइड्रोजन को लिख लीजिए और फिर किसको लिख लीजिए, ऑक्सीजन को। ये आपके एलिमेंट हैं। अब देखना है कि इसमें 3 एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बन रहे हैं। रिएक्टेंट ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि इसमें एक एक एलिमेंट बैलेंस है कि नहीं है, यानी रिएक्टेंट की तरफ, अभिकारक की तरफ जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, या प्रोडक्ट की तरफ जो है वो बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले आप गौर करिए इस आयरन के ऊपर। यहां आयरन एक बार है और प्रोडक्ट की तरफ, यानी हम ये कह सकते हैं कि आयरन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ कितनी बार है, एक बार है। यहां लिख दिया मैंने, आयरन रिएक्टेंट की तरफ कितनी बार है, एक बार है। और यही आयरन प्रोडक्ट की तरफ कितनी बार है, 3 बार है। जरा ध्यान दीजिएगा। और इधर देखिए हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ कितनी बार है, 2 बार है। और यहां पर अगर आओगे तो हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट की तरफ कितनी बार है, 2 बार है। यानी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो रहा है। आगे बढ़िए, अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ यानी अभिकारक की तरफ, आर का मतलब रिएक्टेंट यानी अभिकारक, रिएक्टेंट की तरफ कितनी बार है, एक बार है। रिएक्टेंट की तरफ एक बार है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ कितनी बार है, 4 बार है। अब यहां से हमको रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि जो 1 और 3 बार हो रहे हैं उनको बैलेंस करिए। अब देखिए यहां पर अगर आयरन एक बार है रिएक्टेंट की तरफ और यहां पर कितनी बार है, 3 बार है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको 3 करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और ये रिएक्शन में आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। भाई देखिए यहां पर आयरन एक बार था, यहां पर आयरन 3 बार था। यहां पर लिख दिया मैंने रिएक्टेंट की तरफ एक बार था और यहां पर कितनी था, प्रोडक्ट की तरफ 3 बार, तो इसको भी तो 3 करोगे तो ये बैलेंस हो गया आपका। आगे बढ़िए हाइड्रोजन पर देखते हैं। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट की तरफ यानी अभिकारक की तरफ 2 बार है और यहां पर भी 2 बार है, यानी बराबर है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब ऑक्सीजन पर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहां पर देखिए एक बार है, रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन जो है वो एक बार है और प्रोडक्ट की तरफ कितनी बार है, 4 बार। इसका मतलब कि हमको ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। तो हम ऑक्सीजन को बीच में नहीं लिखेंगे 4, यहां बिल्कुल आगे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गया। और जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और आपका आयरन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी अब तक बैलेंस था, लेकिन अब क्या बैलेंस है या नहीं। अब देखिए 4 दूनी 8, यहां पर हाइड्रोजन हो गया रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ 8 बार हो गया हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो है सब कुछ बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट की तरफ कितनी बार हो गया, 8 बार, और इधर कितनी बार है, 2 ही बार है, तो इसका मतलब कि इसको भी तो 8 करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें, कभी भी समीकरण को संतुलित करें, तो हम ये जरूर देखें कि यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर हमारे पास हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो एलिमेंट हैं क्या वो बराबर हैं या नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो उनको बराबर करना पड़ेगा, उनके तरीके को समझना पड़ेगा, रिएक्टेंट की तरफ एलिमेंट की संख्या देखनी पड़ेगी और प्रोडक्ट की तरफ संख्या देखनी पड़ेगी और अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर ये आपके पास था रिएक्शन। सबसे पहले ये था कि आयरन जो था वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, Fe3O4 + 4H2 बना रहा था, हाइड्रोजन बना रहा था। और याद रखिएगा 3Fe। फिर मैंने क्या किया, देखा कि यहां पर आयरन एक बार है, उधर आयरन, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है। मैंने आपसे बता दिया कि आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट की तरफ आयरन और वाटर थे, जबकि प्रोडक्ट की तरफ Fe3O4 और H2 थे। Fe3O4 का नाम बताया मैंने, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि रिएक्शन में जो एलिमेंट है, यानी हमारा जो अभिकारक है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बैलेंस नहीं था, तो हमने इसको बैलेंस करके देखा। तो हमने आपसे देखा कि Fe जो था रिएक्टेंट की तरफ एक बार था और प्रोडक्ट की तरफ 3 बार था, तो ऐसे ही पता चल रहा कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2 बार था, प्रोडक्ट की तरफ 2 बार था, यानी उत्पाद और अभिकारक की तरफ बराबर था। फिर नीचे आए तो ऑक्सीजन भी था, रिएक्टेंट की तरफ 1 बार, प्रोडक्ट की तरफ 4 बार था, तो हमने इसको बैलेंस किया। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया। इसको 2 बराबर थे, लेकिन हमने जब ऑक्सीजन लगाया तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई रिएक्टेंट की तरफ, तो रिएक्टेंट की तरफ 8 हो गया, इसलिए मैंने प्रोडक्ट की तरफ कितने से गुना कर दिया, हाइड्रोजन के लिए 4 से, और ये रिएक्शन आपके सामने बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका सीख लीजिए। रिएक्शन को कभी भी बैलेंस करना हो तो सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, फिर ये पता करिए कि कौन किसके साथ मिलकर के क्या बना रहा, फिर इसके आगे बताया जाएगा। थैंक यू।